नमस्कार, आप हैं अपने स्टडी डायरी यूट्यूब चैनल पे। मैं इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 4 के बचे हुए टॉपिक को आज पूरा करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग प्रक्रियात्मक समूह, जिसे अब क्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह भी बोल सकते हैं। सजातीय श्रेणी देखेंगे, कार्बन यौगिक के नाम पद्धति को, कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, साबुन, अपमार्जक, ये सभी को देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप, जो प्रक्रियात्मक समूह है। तो प्रक्रियात्मक समूह जो होता है वो होता है वैसे समूह जो किसी एल्काइल ग्रुप में लगकर या अन्य ग्रुप में लगकर उसके रूप और गुण को बदल देता है, इसे प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे हम मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल जो होता है CH3OH, इसमें दो भाग होते हैं। एक मेथिल समूह होता है जैसे H3C वाले भाग, और एक हाइड्रोक्सिलिक समूह होते हैं जैसे OH। तो हाइड्रोक्सिलिक समूह होते हैं जैसे मेथिल अल्कोहल में OH समूह क्रियाशील समूह है, क्योंकि मेथिल अल्कोहल के सभी रासायनिक गुण OH समूह पर निर्भर होता है। जैसे इसमें अभिक्रियाशील समूह जो है वो अभिक्रियाशील समूह या प्रक्रियात्मक समूह उसी को बोलते हैं, वो CH3 है। और OH जो है OH जो है सो क्रियाशील समूह है, ये क्रियाशील समूह है और ये अभिक्रियाशील समूह इसको बोलते हैं। तो आइए इस स्लाइड को रीड करते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणु का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे विषम परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। तो इसको जो है जैसे हेलो समूह में क्लोरो, ब्रोमो करेंगे, आयोडो। तो ये सब जैसे प्रक्रियात्मक समूह है अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो यहाँ पे हेलो समूह में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका ये है। अल्कोहल के OH हो जाता है, एल्डिहाइड के COOH ये होता है, कीटोन का COO। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH होता है। तो ये सब है इसका। तो आगे इसको डिटेल में देखते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह, तो परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बन यौगिक को अभिक्रियाशील बनाता हो और उसके गुण धर्म को सुनिश्चित करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे हेलो समूह है तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमो, आयोडो ये सब हो सकता है। जैसे क्लोरो समूह उपस्थित होते हैं क्लोरोमीथेन CH3Cl। तो जैसे ब्रोमो समूह उपस्थित होते हैं तो ब्रोमोमीथेन CH3Br। आयोडो समूह उपस्थित होते हैं तो आयोडोमीथेन CH3I। तो इसका जो नामकरण होता है, नाम जो होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लग गया तो ये मीथेन है। तो मीथेन के जो होता है इसके पीछे में रहता है, लेकिन इसका नाम जब बोलेंगे तो आगे में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे लगा के। अल्कोहल समूह एक ऑक्सीजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु का बना होता है। जैसे ये OH एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन परमाणु से बना है। जैसे मेथेनॉल CH3OH। आगे है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह में एक कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु का बना होता है। तो एल्डिहाइड समूह जो होता है एक कार्बन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। जैसे मेथेनॉल
सॉरी HCHO और CH2O। जैसे कीटोन समूह को देखें, कीटोन समूह में एक कार्बन परमाणु तथा एक ऑक्सीजन परमाणु द्विआबंध द्वारा कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे ये है CO, एक कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु। जैसे प्रोपेन है तो CH3COCH3 इस तरह से जुड़े होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का सिंबल COOH होता है। मेथेनोइक एसिड जैसे HCOOH होता है। एल्कीन समूह में कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच द्विआबंध होता है। और एल्काइन समूह में कार्बन तथा कार्बन के बीच त्रिआबंध होता है। जैसे एल्कीन समूह है तो ये कार्बन कार्बन परमाणु के बीच दो आबंध होता है। और एल्काइन समूह में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच तीन। एल्कोहलेंस का नामकरण देखते हैं। जैसे हेलो एल्केन्स को देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या हेलो एल्केन्स का जो होता है तो इसका सामान्य सूत्र जो है CnH2n+1 X होता है, जहाँ X के बदले में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब ले सकते हैं। जैसे IUPAC पद्धति द्वारा हम जो है से मेथेन को लेते हैं तो इसका होता है CH3CH3Cl। तो इसको लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे इसका साधारण नाम करेंगे तो साधारण नाम होता है इसका मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम इसका हो जाता है मेथिल क्लोराइड ये। और इसका जो IUPAC नेम जो हो जाता है वो क्लोरोमेथिल हो जाता है। जो इसमें ये जो होता है ये लगा रहता है। जैसे अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा तो इसको हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोमेथेन इस तरह से हो जाता है। आयोडीन रहेगा तो आइडो मेथेन हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। और इसका जो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे Cl हो जाएगा, ClOH की जगह पे इस तरह से हो जाएगा। इस स्लाइड को रीड करते हैं तो इसमें जो है जैसे हेलो समूह को देखते हैं तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 X होता है, और जहाँ X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन ले सकते हैं। और IUPAC पद्धति द्वारा हम CH3Cl का नाम जो है जैसे क्लोरोमेथिन है ये, तो इसका जो है इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है, इसलिए इसका जनक एल्केन मेथेन CH4 होता है। और क्योंकि मेथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होता है और इस यौगिक में एक क्लोरो समूह होता है, जैसे क्लोरो प्लस मेथेन तो क्लोरोमेथेन हो गया। ये साधारण नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। जैसे मीथेन है तो मीथेन का क्या होता है, मीथेन का होता है CH4 होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होता है। तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन की जगह पे ये हैलो समूह आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आ जाता है इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो अल्कोहल का नामकरण देखेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं अल्कोहल समूह को। तो अल्कोहल में क्या होता है, तो साधारण प्रणाली के अनुसार अल्कोहल के नामकरण में अल्कोहल की उपस्थिति जो एल्कील समूह के नाम में अल्कोहल शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेथिल अल्कोहल देखेंगे तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला जो होता है CH3OH हो जाता है। तो ये मेथिल अल्कोहल है। और जैसे एथिल अल्कोहल देखेंगे तो CH3CH2OH हो जाएगा। तो ये इस तरह। जैसे प्रोपिल अल्कोहल लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। तो ये है प्रोपिल अल्कोहल। जैसे एल्किल अल्कोहल देखेंगे तो इसको ROH। तो ये सब हो जाता है, इस तरह से हो जाता है इसका। तो इसमें क्या होता है, जैसे IUPAC प्रणाली के अनुसार अल्कोहल का नामकरण अल्कोहल के अनुरूपी, जैसे एल्केन के नाम में एल्केन के नाम में जो है
से ऑल, एल्केन के नाम में ऑल अनुलग्न, जिसको सफिक्स होता है बोलते हैं, जोड़कर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एल्केन, उदाहरण के लिए एल्केन प्लस ऑल, एल्केन प्लस ऑल ये करेंगे तो एल्केनॉल बनता है। ऑल जोड़ देंगे इसमें तो एल्केनॉल बन जाता है। तो इसी तरह से जो है इसमें जैसे मीथेन है CH3OH है, तो इसमें ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। इसमें क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। जैसे एथेन है CH3CH2 ये होता है इसका, इसको इरेज कर लेते हैं। जैसे मेथेनॉल है तो मेथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, तो ये होता है। इसका नामकरण करेंगे तो एथेन, और ऑल इसमें जोड़ेंगे तो एथेन प्लस ऑल, तो इसका क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इस तरह से हो जाता है। तो इसमें जो होता है, जैसे सूत्र होता है साधारण नाम और IUPAC नाम होता है। जैसे मेथिल अल्कोहल है तो CH3OH, तो इसको साधारण नाम है मेथिल अल्कोहल और इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनॉल। तो उसी तरह से साधारण नाम जैसे एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है वो CH3CH2OH है। तो इसका क्या नाम है, इसका साधारण नाम है एथिल अल्कोहल और इसका IUPAC जो नाम हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से एल्कोहल वर्ग का सामान्य नाम एल्केनॉल तथा सामान्य सूत्र जो है से ये हो जाता है CnH2n+1OH हो जाता है। और उच्च एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु का अंकन करने पे क्रम इस प्रकार किया जाता है कि क्रियाशील मूलक जैसे OH है, फंक्शनल ग्रुप OH से जुड़े कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक प्राप्त हो सकता है। जैसे ब्यूटेनॉल है CH3CH2OH है, तो जिधर से OH लगा हुआ रहता है उधर से काउंट करेंगे, नामकरण करेंगे, ब्यूटेनॉल हो जाएगा ऐसे करके। जैसे ऐसे करके करेंगे CH3CH2OH, ये क्या है, ब्यूटेनॉल है। तो ब्यूटेनॉल है, जिधर से OH लगा हुआ रहता है उधर से इसको काउंट करते हैं 1 2 CH2 एक और CH2 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें एक और CH2 रहेगा, तो ये 3 ये 4, तो ये ब्यूटेनॉल हो जाता है। उसी तरह से 2 ब्यूटेनॉल अगर करेंगे सही नाम इसका, तो ये क्या हो जाता है, CH3 CH2 CH और CH3, तो इस तरह से है। तो अगर यहाँ पे OH लगा देंगे, OH यहाँ पे लगा देंगे तो इसका काउंट जो होगा सो 1 नज़दीक वाले से होता है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको 1 2 दूसरा नंबर पे है तो इसको बोलेंगे 2 ब्यूटेनॉल। इसी तरह से अगर 3 नंबर पे रहेगा इधर से, जैसे इसको क्लियर कर देता हूँ, जैसे 3 नंबर पे रहेगा तो इसको 3 ब्यूटेनॉल बोलते हैं, बोलना गलत नाम हो जाएगा। अगर जैसे इस तरह से लिख देंगे तब CH3 CH2 CH और CH3, और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, और यहाँ 3 नंबर पे लगा देंगे OH, और इधर से काउंट करेंगे तो ये गलत होगा।
इससे पहले जो बताया था वो सही होता है वैसे। अब आइए इस स्लाइड को रीड कर लेते हैं। एल्कोहल इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है और IUPAC नाम पद्धति द्वारा हम CH3OH का नाम रखते हैं। इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है, इसलिए इसका जनक जो है मेथेन CH4 होता है, क्योंकि मेथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होता है और इस यौगिक में OH को ऑल लगा के सूचित किया जाता है। मेथेन ऑल प्लस ये क्या हो जाता है, मेथेनॉल हो जाता है। साधारण नाम मेथिल अल्कोहल होता है। जैसे मीथेन है, CH4 होता है मीथेन में, तो यहाँ 3 को हाइड्रोजन रह जाता है और एक जो है OH लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो एल्डिहाइड नामकरण देखते हैं। तो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2nO हो जाता है, वो रहता है। तो IUPAC पद्धति द्वारा हम HCHO का नाम रखते हैं और इस यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है और इसलिए इसका जनक एल्केन मेथेन CH4 होता है, क्योंकि मेथेन में भी एक ही कार्बन परमाणु होता है और इस यौगिक में CHO को अल लगाकर सूचित किया जाता है। जैसे मेथेन अल, तो ये हो जाता है मेथेनल। साधारण नाम फॉर्मल एल्डिहाइड होता है। कीटोन का नामकरण देखते हैं। जैसे कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, तो इसमें क्या होता है, O लगा हुआ रहता है। तो IUPAC नाम पद्धति द्वारा हम जैसे CH3 का नाम रखते हैं और इस यौगिक में 3 कार्बन परमाणु होता है और इसलिए इसका जनक एल्केन प्रोपेन होता है, क्योंकि प्रोपेन में भी 3 ही कार्बन परमाणु होता है और इस यौगिक में CO को ऑन लगाकर सूचित किया जाता है। जैसे प्रोपेन प्लस ऑन, तो ये क्या होता है, प्रोपेनॉन। साधारण नाम जो है एसीटोन होता है इसका। इसमें क्या होता है, कीटोन का साधारण नाम जो होता है वो कार्बोनिल समूह होता है, जो ये इस तरह से लिख सकते हैं C⋯O। तो ये कार्बोनिल समूह होता है। इससे जुड़े एल्किल समूह के नाम को कीटोन शब्द जोड़ दिया जाता है और IUPAC प्रणाली के अनुसार नामकरण में संगत के एल्केन के नाम में ऑन लगा के जो है सो एल्केन के नाम में ऑन लगा के, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह से अनुलग्न जोड़ा जाता है कीटोन में। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे इसका जो है इसको क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ले लेंगे प्रोपेनॉन। अगर प्रोपेनॉन IUPAC नाम जो होता है प्रोपेनॉन वाले को, इसको कैसे लिखते हैं फार्मूला से, सूत्र जो होता है CH3CO और CH3। तो इसको जो है CO के द्वारा कीटोन समूह जो होता है वो CO होता है। तो इसको जो होता है इसके इस तरह से इसका सूत्र हो जाता है। तो इसको डाईमेथिल कीटोन या एसीटोन बोल सकते हैं। इसको एसीटोन बोल सकते हैं, एसीटोन साधारण नाम इसका एसीटोन बोल सकते हैं और IUPAC नाम प्रोपेनॉन हो जाता है। इसका संरचना सूत्र जो होगा वो CH3 सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O और CH3, ये प्रोपेनॉन के संरचना सूत्र हो जाता है और ये सूत्र है और ये साधारण नाम है एसीटोन और इसका IUPAC नेम जो होता है प्रोपेनॉन हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें और देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे इसमें और देखते हैं ब्यूटेन के देखते हैं। जैसे इसका साधारण नाम जो होता है एथिल मेथिल कीटोन। तो एथिल मेथिल कीटोन को जो है इसका सूत्र जो हो जाएगा CH3, ये CO है कीटोन समूह, और उसके बाद जो है CH2 और CH3। अब CH3, तो ये जो है सो मेथिल एथिल कीटोन है, ये मेथिल है, ये
एथिल की, और ये कीटोन हो गया। तो इसका नाम जो बोलेंगे साधारण नाम, ये मेथिल, ये एथिल और ये कीटोन। तो मेथिल एथिल कीटोन, ये सामान्य सूत्र, ये सूत्र है इसका, मेथिल एथिल कीटोन्स का। तो इसमें जो इसका संरचना सूत्र जो होता है, जैसे CH3 मेथिल है, ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन लग जाता है कीटोन्स, और ये एथिल, ये एथिल था, CH2 और CH3। तो ये हो गया मेथिल एथिल कीटोन्स। तो इसका नामकरण जैसे करेंगे तो इधर से करेंगे 1 2 काउंट करके करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4। तो दूसरा सेकंड नंबर पे आता है ये कीटोन समूह, तो इसलिए इसको बोलेंगे 2-ब्यूटेनॉन। लास्ट में इसमें क्या लग जाता है, नन लग जाता है, NON, जैसे प्रोपेनॉन में लग गया है। तो इस तरह से ये होता है, इसको इरेज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे एल्केन प्लस ओन, तो एल्केनॉन हो जाता है इसमें। तो जैसे कीटोन के कार्बन श्रृंखला में स्थित कार्बन परमाणु के गिनने का क्रम इस प्रकार होता है, जैसे मैं बताया। जैसे क्रियाशील समूह जो होता है, इसमें क्रियाशील समूह जो होता है C डबल बॉन्ड O, जैसे क्रियाशील समूह वाले कार्बन परमाणु की न्यूनतम अंक प्राप्त हो सके। जैसे 2 पेंटेनन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, CH3 कार्बन परमाणु ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और CH2, फिर CH2 CH3, ये है। तो इसको, ये जो है CH3, ये जो है पेंटेनॉन है। तो इसमें पेंटेनॉन में क्या होता है, 5 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो इसमें जो होता है एक ये C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इससे समझ जाएंगे कि ये कीटोन समूह है। तो कीटोन समूह है, तो इसको नाम कैसे करेंगे, जैसे जिधर से ये लगा हुआ रहता है उधर से काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5। तो ये सही समूह है। इसको 2 नंबर पे कीटोन्स आया है, तो इसको बोलेंगे 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, ये सही नाम उच्चारण होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, जैसे IUPAC प्रणाली के अनुसार कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण में जो होता है संगत एल्केन के नाम में ओइक अम्ल इसमें सफिक्स किया जाता है, जिससे अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको। तो एल्केन प्लस ओइक अम्ल, तो ये हो जाता है एल्केनोइक अम्ल। जैसे इसका सूत्र जो होता है, वो सूत्र होता है HCOOH, तो ये हो जाता है। और इसका संरचना सूत्र जो होता है HCOH, और ये डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो इसका साधारण नाम जो है फॉर्मिक अम्ल है। तो इसका जो साधारण नाम है जो फॉर्मिक अम्ल है, इसका साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल है, और इसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है। तो इसी तरह से एक एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल को देखते हैं। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसका ये सूत्र था। और इसका जो है संरचना सूत्र जो होता है, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। तो इसको साधारण नाम इसको बोल देंगे एसिटिक अम्ल, और इसका IUPAC नाम जो होता है एथेनोइक अम्ल हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, यदि यौगिक में क्रियाशील समूह जैसे CHO या COOH हो, तो ऐसी अवस्था में इन समूह के कार्बन को अंक 1 देकर ही कार्बन की सबसे लंबी एवं लगातार श्रृंखला का अंकन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो जैसे प्रोपेनल लिखना है, तो प्रोपेनल में क्या होता है, इसका जो होता है
सूत्र जो होता है CH3 CH2 और CHO। तो इसका काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसको बोलेंगे एक प्रोपेनॉल, क्योंकि इधर एक है, इधर से ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका जो है एक प्रोपेनॉल इसको बोलेंगे, एक प्रोपेनॉल। और जैसे 2 मेथिल एक प्रोपेनॉल अगर लिखना हो तब इसमें कैसे लिखेंगे, CH3 CH और CH3, और यहाँ पे लगा देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तब अब हो जाएगा ये 2 मेथिल। पहले काउंट किधर से करेंगे, इधर से, अगर 1 2 3 इधर भी आ सकता है और इधर भी आ जाएगा क्योंकि बीच में है, तो इधर लेंगे तो इसमें हो जाएगा 2 मेथिल, क्योंकि दूसरा पे है यहाँ पे है, तो 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, इसका नामकरण करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र जो है सो हो जाता है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र जो है वो क्या हो जाता है, CnH2n +1 COOH, ये इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र हो जाता है। यद्यपि IUPAC नामकरण स्वीकार किए गए हैं, फिर भी कुछ साधारण नाम आज भी व्यापक है। जैसे वो देखेंगे एथेनोइक अम्ल जो होता है IUPAC नाम के बदले एसिटिक अम्ल, और एथाइन जो होता है IUPAC के बदले एसिटिलीन, तथा एथीन IUPAC के बदले एथिलीन अधिक व्यवहार में यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड है समजातीय श्रेणी, जैसे होमोलोगस सीरीज इसको बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी तो यौगिक की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। जैसे उदाहरण के लिए अल्कोहल, जैसे CH3OH, ये है C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो इसमें क्या हुआ है, जो है CH2 का अंतर है, सभी में CH2 का अंतर है, इसमें भी इससे भी सभी में CH2 का अंतर है, CH2 का अंतर है। तो समजातीय श्रेणी के उत्तर सदस्य में CH2 का अंतर होता है तथा 14 माइक्रो द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। जैसे CH2 है तो इसमें क्या है, 12 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन का है, तो इस तरह से 14 द्रव्यमान हो रहा है इसका। तो समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्म में भिन्नता आ जाती है। तो अब कार्बन यौगिक के नाम पद्धति देखते हैं। तो कार्बन यौगिक, जैसे यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करना और कार्यात्मक समूह को पूर्व लगन या अनुलग्न के साथ दर्शाना। जैसे यहाँ कार्बन यौगिक की नाम पद्धति को हम यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करना और प्रक्रियात्मक समूह जैसे फंक्शनल ग्रुप के पूर्व लगन प्रीफिक्स या अनुलग्न सफिक्स के साथ दर्शाना। तो ये यहाँ पे देखते हैं, जैसे हेलो एल्केन है तो इसमें क्या होता है, पूर्व लगन करते हैं, जैसे क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये पूर्व अनुलग्न है। तो और पूर्व लगन और अनुलग्न है। तो उदाहरण के लिए जैसे यहाँ देखते हैं क्लोरोप्रोपेन, अगर यहाँ पे क्लोरीन के बदला यहाँ पे अगर प्रोपेन है, जैसे C3 और H जो है 8, तो ये जो है अगर इसमें जो होता है क्लोरीन Cl के बदला जो है तो ये 7 हो जाएगा। तो Cl के बदला अगर C3H7 और ब्रोमीन लिख देंगे तो ब्रोमी हो जाएगा। तो इसका नाम जो होगा ब्रोमोप्रोपेन, जैसे यहाँ पे है ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से हो जाता है।
अनुलग्न इसमें होता है, पूर्व लगन सॉरी। तो उसी तरह से अल्कोहल है तो ये अनुलग्न होता है इसमें, OL। तो इसमें क्या होता है, OH लगता है, OH इसका है सिंबल होता है जैसे, तो इसका यहाँ पे प्रोपेनल ऑल 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 ऐड होता है इसमें। जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में अल, इसमें ऑल इसमें अल, तो प्रोपेनल ये हो जाएगा। कीटोन में जो होता है ONE ये लगता है, जैसे प्रोपेनन नन लग जाता है, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट जैसे कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं यहाँ पे इस स्लाइड में। तो कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन होता है, कॉम्बिनेशन दहन, जैसे मीथेन है, मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या दहन करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जल H2O निकलता है। तो मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश रिलीज होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पे धुएं वाली पीली ज्वलन उत्पन्न करते हैं क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण को देखेंगे तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमैंगनेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। जैसे एथेनॉल है CH3CH2OH, तो ये एथेनॉल है तो इसमें क्या होता है, जो होता है जैसे क्षारीय KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 इसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH ये बनता है। आगे संकलन अभिक्रिया होता है, एडिशनल रिएक्शन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन छोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और जैसे निकेल और जो है पैलेडियम, तो ये हाइड्रोजन है गैस, तो इसके साथ जब अभिक्रिया किया जाता है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। यस, ये होता है संकलन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। प्रतिस्थापन को देखते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पे एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे है मेथेन, तो इसके क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पे जो होता है वो क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड ये बन जाता है यहाँ पे। तो उसी तरह से जैसे ये करेंगे, जैसे डाइक्लोरोमेथिल अगर करना, डाइक्लोरोमेथिल को जो प्रतिस्थापित होता है तो कैसे होता है ये, जैसे कार्बन है तो ये तीन तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से क्लोरीन देंगे प्लस ये क्या होता है डाइक्लोरोमीथेन के साथ करते हैं तो ये कैसे होता है, ये भी हो जाता है 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन और HCl। इस तरह से डाइक्लोरोमेथिल या मेथिल क्लोराइड हो पाता है। अगर ट्राइक्लोरो करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनता है, तो किस तरह से होता है ये इस तरह से हो जाएगा। ट्राइक्लोरो देंगे तो अगर 3 को क्लोरीन के साथ करेंगे तो प्रतिस्थापन, तो जैसे ये हो जाएगा, कार्बन रहेगा बीच में, ये दोनों हाइड्रोजन
3 को क्लोरीन देना है तो 1 क्लोरीन, यहाँ पे 1 हो जाएगा 2 क्लोरीन, और एक यहाँ पे 3 क्लोरीन। ये इस तरह से हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इस तरह से होगा तो इधर क्या प्राप्त होगा, इधर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ पे और HCl। तो ये हो जाता है ट्राइक्लोरोमेथिन। तो इस तरह से क्या हो जाता है, विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पे एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म जो है रंगहीन, गंधहीन और जलने वाला पर स्वाद, ये सब होता है। जल में घुलनशील है, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 315 केल्विन है, उदासीन प्राकृतिक होता है। और रासायनिक गुणधर्म देखेंगे एथेनॉल के तो सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पे, जैसे सोडियम प्लस ये एथेनॉल है CH3CH2OH, तो एथेनॉल है, तो इसके साथ अभिक्रिया करने पे ये सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, जैसे ये। तो इसमें क्या होता है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, और निकले हुए हाइड्रोजन गैस का परीक्षण जो है अगर करते हैं क्रियाकलाप के द्वारा, तो एक प्रणाली में परिशुद्ध अल्कोहल में सोडियम का एक टुकड़ा डालें और एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती है, और गैस के नज़दीक जलती संठी को ले जाने पे संठी बुझ जाता है, परंतु गैस मंद विस्फोट पॉप ध्वनि के साथ जलने लगता है। और इसका जो है जैसे HBr से अभिक्रिया करने पे एल्किल हैलाइड का निर्माण जो है, जैसे HBr, इसका निर्माण एल्कोहल हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कर एल्किल हैलाइड बनाता है, और इसका अभिक्रिया जो होता है CH3CH2OH प्लस जो है, जैसे HBr से अभिक्रिया करेंगे तो ये बना लेता है CH3CH2Br प्लस हाइड्रोजन जल H2O। तो ये एथेनॉल है, और ये एथिल ब्रोमाइड ये बन पाता है। तो इसमें एथेनॉल जो है PCl5 से अभिक्रिया कर एथिल क्लोराइड बनाता है। जो ये एथेनॉल जो है ये PCl5 से, अगर इसके जगह पे PCl5 से अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल ब्रोमाइड बना लेता है। तो ये एथिल ब्रोमाइड बना लेता है जो इस तरह से होगा। तो ये इसके अभिक्रिया करने पे ये एथिल ब्रोमाइड बनाएगा, तो जो इसका सूत्र CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl हो जाएगा। तो ये एथिल क्लोराइड इस तरह से बना पाता है। और इसका तीसरा जो है, पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। तो इसका तीसरा जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो जैसे सांद्र जो है H2SO4 से अभिक्रिया करने पे जैसे ईथर का निर्माण जो है, एथेनॉल की अधिकता में यदि सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। और अभिक्रिया ये जो होता है सो 2 चरण में होता है। जैसे ये जो है इसको ले सकते हैं, इस तरह से करेंगे C2H5 प्लस H2SO4 इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे
अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है, जो C2H5 H2SO4 प्लस जल H2O, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ये बन जाता है। और इसका दूसरा चरण जो है सो इस तरह से होगा, जैसे एथिल C2H5 H2SO4, इसको जो है C2H5OH एथेनॉल से अभिक्रिया करने पे 140 डिग्री सेल्सियस पे इसको अभिक्रिया जब करेंगे तो ये बन जाता है डाईएथिल ईथर, जो C2H5 O C2H5, तो ये बन जाता है डाईएथिल ईथर, ये ईथर है। तो इस तरह से अब प्लस H2SO4 ये बन जाए। जो एथेनॉल को यदि सांद्र H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री पे जब गर्म किया जाता है तो एथिलीन बनता है, जैसे कि C2H5OH प्लस C2H2SO4 को जब 100 डिग्री पे करते हैं तो C2H5HSO4 प्लस H2O बन जाता है और इसको 170 डिग्री पे करते हैं तो एथिल सल्फाइड H2SO4 प्लस 170 डिग्री पे गर्म करेंगे तो एथिलीन बन जाता है C2H4 प्लस H2SO4, इस तरह से होता है। अब एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल को देखेंगे तो यहाँ पे एथेनोइक अम्ल जो है इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है, जैसे क्या एथेनॉल जो है, जैसे एथेनॉल है तो CH3 CH2OH एथेनॉल इसको KMNO4, इसको जो है KMNO4 प्लस हाइड्रोजन इसके साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो एथेनॉल बनता है, जो CH3CHO ये एथेनॉल है। और इसको KMNO4 S प्लस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे तो एथेनोइक अम्ल बनता है CH3। इसको भी इसके साथ अभिक्रिया करेंगे, इसको भी, तब एथेनोइक अम्ल बनता है CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है, ये बन जाता है। जैसे एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है और 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका विनेगर जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं, और इसका उपयोग अचार बनाने में और रक्षक के रूप में भी करते हैं। और ठंडा किए जाने पे शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसे ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाता है, जो 290 केल्विन या 27 डिग्री ताप पर पिघल जाता है और इसलिए शुद्ध निर्जल अम्ल ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहलाता है। और HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। और इस स्लाइड को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, भौतिक गुण जैसे रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसे गंध, क्वथनांक 391 केल्विन। शुद्ध जो होता है एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पे बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो इसको हम समझ लिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जैसे इसके रासायनिक गुणधर्म है तो इसमें एस्टरीकरण को देखते हैं। तो एस्टरीकरण में क्या होता है, जैसे सांद्र H2SO4 जो है की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल जो है एथिल अल्कोहल जो होता है तो एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पे एथिल एसीटेट बनाते हैं, जो एक एस्टर श्रेणी के यौगिक है। और एस्टर बनाने की इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एथेनोइक अम्ल है CH3COOH, जो इसको एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो एस्टर बना देता है ये CH3COCH2CH3। और इसको मीठी फलों जैसे गंध वाली एस्टर का निर्माण करते हैं, जैसे CH3CO
COH CH3 डबल बॉन्ड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पे CH3COO Na प्लस CH3COOH इस तरह से हो जाता है। और जिसे साबुनीकरण है, तो साबुनीकरण में जो होता है जैसे CH3CO CH2CH3 जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CH3CONa और प्लस CH3C2OH बन जाता है। इस तरह से इसको डिटेल में देखते हैं आगे। क्षार के साथ अभिक्रिया करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्षार है, इसको जो है CH3COOH से इसको अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम एसीटेट CH3CONa, तो ये सोडियम एसीटेट प्लस जल ये अभिक्रिया ये बन जाता है और कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो इस तरह से सोडियम एसीटेट बन जाता है। और साबुन और अपमार्जक को देखते हैं। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होता है जैसे C17H35COONa, और साबुन केवल मृदुल जल में ही सफाई कर सकें। और यहाँ पे जैसे देखते हैं साबुन बनाने की जो विधि होता है, जैसे वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पे साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। और वनस्पति तेल और वसा वस्तु मुख्यतः जो है उच्च वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से बने एस्टर होते हैं और प्रत्येक ग्लिसरॉल अणु 3 वसीय अम्ल से जुड़े होते हैं। वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है और साबुनीकरण इसी को बोलते हैं। अपमार्जक को देखते हैं। अपमार्जक जो है एक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। और हाइड्रोजन जैसे उदाहरण के लिए सोडियम लॉरिक सल्फेट जैसे CH3, सोडियम लॉरिक सल्फेट CH3 CH2 के होल 10 से इसके CH2OSO3 प्लस सोडियम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ। ऐसे अपमार्जक की रासायनिक प्राकृतिक साबुन से भिन्न होती है और यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है, चूँकि यह शीघ्र जो है घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अविलय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता। अतः कठोर जल के साथ भी यह खूब झाग देता है और अपमार्जक पूर्णतः जैव विघटनीय नहीं होता है तथा जल प्रदूषित हो जाता है। और इसको देख लेते हैं। जैसे लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर और मृदु जल में सफाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है साबुन के अणु है। तो अभी साबुन या अपमार्जक की क्रियाविधि को देखते हैं, समझते हैं। तो साबुन एक लवण है जो क्या होता है, लवण है और यह आयनिक होता है। उदाहरण के लिए स्टीरेट आयरन जैसे C17 जैसे ये C17 और H35 COO ये, तो इसको बोलते हैं स्टीरेट आयरन। तो हाइड्रोकार्बन भाग जैसे C17 और H35 अध्रुवीय होता है जिससे पुछला जैसे टेल जिसको बोलते हैं पुछ कहते हैं। यह भाग जैसे ये है, तो यह भाग जो होता है सो तेल या ग्रीस एक हाइड्रोकार्बन में घुल जाता है तथा इसका शीर्ष जो हेड जो होता है ध्रुवीय भाग जो जल के अणुओं से संयोजित सॉल्वेंट होकर क्लोराइड आकार के कण बनाते हैं। इस तरह से तो क्लोराइड कण बनाते हैं और मिसेल के प्रत्येक कण चारों ओर से ऋण आवेश साबुन आयनिक शीर्ष से घिर जाते हैं और जो एक दूसरे को विकर्षित कर जल के निलंबन जो सस्पेंडेड होते हैं हो जाते हैं, और ताकि वे फिर साफ होने वाली वस्तुओं से पुनः चिपक न जाए। और कपड़े को धोते समय कपड़े का मैल हाथ से मिलने अथवा ब्रश द्वारा रगड़ने से मिसेल्स के रूप में कपड़े को तुरंत छोड़कर जल में निलंबित हो जाता है।
तो इस तरह से होता है। पहले जैसे इसको समझ लेते हैं अभी। जैसे साबुन के अणु में जो है जलरागी सिरा होता है, और जिस जलरागी सिरा होता है जो आयनिक भाग होता है, और जलविरागी सिरा होता है जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। ये होता है जलविरागी सिरा, और ये होता है जलरागी सिरा जो आयनिक भाग है, ये रेड वाला। तो इसको जब रीड करते हैं, इसको देखते हैं पहले। तो साबुन की सफाई की प्रक्रिया जो है सो इस तरह से होता है। जैसे मैल तेलीय होते हैं, जलविरागी सिरा तेल में घुल जाता है, और जलरागी सिरा चारों तरफ पानी से घिर जाता है, और इससे मिसेली संरचना बन जाती है। और साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है, और कपड़ा साफ हो जाता है। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है, और यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर नल में उपस्थित मैग्नीशियम जल होगा, यहाँ पे मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बना पाता है। और अपमार्जक जो है सो खारे जल में भी अपनी कार्य क्षमता कायम रखती है, अर्थात खारे जल के साथ भी ये आसानी से झाग बना के साफ कर देती है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम साबुन अपमार्जक को भी समझ लिए हैं, और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है इस चैप्टर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में।